तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज आपको दोस्तों जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ी ही रोमांचक है और बड़ी ही दिल को सुकून देने वाली कहानी है। एक 5 वर्ष का बच्चा जब अपने घर से गुम हो जाता है और वो कैसे उसका ज़िंदगी कटती है और 30 वर्ष बाद वो फिर से उसी परिवार के पास वापस लौटता है। और जब लौटता है तो उसकी दशा दिशा, शरीर, चाल ढाल, रंग रूप सब बदल चुका होता है और घर वाले उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। इस बीच के वर्षों की यात्रा उसकी कैसी रहती है, कैसे वो जीवन जीता है, ये उसके बारे में कहानी है दोस्तों। सुनकर आपको बड़ा आनंद आएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये साल 1987 की खंडवा शहर किशोर कुमार की वजह से बहुत फेमस है। फेमस गायक किशोर कुमार, जिनका खंडवा में जन्म हुआ था। तो 1987 में खंडवा में एक गणेश तलाई जगह है, वहाँ पर एक गरीब परिवार रहता है जिसमें पिता, माता, 3 बच्चे और एक बहन होती है। उनकी 3 लड़के और उनकी एक बहन होती है। तो पिता का नाम मुंशी होता है, माता का नाम कमला देवी होता है, बड़े भाई का नाम गुड्डू, बीच वाले भाई का नाम राजू और जो सबसे छोटा भाई होता है उसका नाम होता है सारू और बहन का नाम होता है बिमला। तो ये 4 बच्चों के साथ परिवार वहाँ बड़े सुकून से रह रहा होता है। तो इसी दौरान क्या होता है दोस्तों कि कमला और मुंशी का तलाक हो जाता है और मुंशी कमला से अलग रहने लगता है। तो परिवार का जो सारा बोझ था, भार था, परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारियां थी, माँ कमला पर, उनके बच्चों की माँ पर आ जाती है। तो गुड्डू की उम्र उस समय 7 वर्ष होती है। गुड्डू जो सबसे बड़ा बेटा होता है और वो तभी से इस जिम्मेदारी को समझने लगता है कि ये घर की जो जिम्मेदारी है ये मुझे निभानी है। वो अपने छोटे भाई सारू को लेकर रेलवे स्टेशन पर निकल जाया करता था, खंडवा के रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ से वो पैसे, सिक्के इकट्ठे करके लाता था। कौन से सिक्के? जो ट्रेन में किसी यात्री के जेब से निकल कर गिर गए हों या पत्थरों में गिर गए हों, ट्रैक पर गिर गए हों। तो सारू और गुड्डू इन दोनों भाई उन पैसों को ढूंढ के घर लाते थे और उनसे अपना घर चलाते थे। तो वो लगभग डेली ऐसे ही जाते थे पैसे बीनने के लिए, पैसे ढूंढने के लिए। तो साल 1987 के मई के महीने में एक दिन ऐसे ही दोनों भाई सुबह सुबह जाते हैं स्टेशन पर पैसे ढूंढने के लिए। तो उन्हें उस दिन कोई भी सिक्का नहीं मिलता है, ना ही ट्रेन में ना ही ट्रैक पर। तो बड़ा भाई गुड्डू सारू से बोलता है कि चल सारू चलते हैं, शायद हमें अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, मतलब इस ट्रेन में चलते हैं, बैठकर आगे तक जाते हैं और ट्रेन में घूम के देखेंगे, शायद कोई पैसा या सिक्का हमें मिल जाएगा और अगले स्टेशन पर उतरकर हम फिर वापस आ जाएंगे। तो सारू की उम्र 5 वर्ष होती है, छोटा भाई होता है। तो वो सारू को ट्रेन में बैठा देता है कि तू बैठ जा और मैं ज़रा एक ट्रेन का राउंड लगा के आता हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाएगा और जैसे ही मुझे कुछ मिलेगा मैं तुम्हें आके ले लूँगा और अगले स्टेशन पर हम लोग उतर के वापस घर पर चले जाएंगे। क्योंकि गुड्डू ऐसा पहले भी करता था, उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, वो पहले भी ऐसा करता था। तो सारू भी यात्रियों के पास बैठ जाता है और इसी दौरान सारू को दोस्तों नींद आ जाती है। जो छोटा बच्चा होता है 5 वर्ष का, उसे नींद आ जाती है और काफ़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि मेरा भाई गुड्डू मेरे आसपास कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा है। तो गुड्डू गुड्डू कहकर चिल्लाता है, मगर उसका भाई जो उस समय वहाँ से नदारद था वो उसे नहीं मिलता है। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरा भाई है, मुझे लेने ज़रूर आएगा। तो इसी उधेड़बुन में वो लगा होता है। फिर भी वो बच्चा होता है तो उसे नींद फिर से आ जाती है, नींद फिर से उस पर हावी हो जाती है और सारू फिर से ट्रेन में यात्रियों के साथ सो जाता है। तो दोस्तों अब सुबह सारू की आंख खुलती हैं। ये शाम को जाते हैं पैसे लेने के लिए, तो ट्रेन पूरी रात चलती रहती है और सुबह सारू की आंख खुलती है। तो सारू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सुबह हो चुकी है, मगर मेरे भाई गुड्डू का कोई भी अता पता नहीं है। वो यहाँ वहाँ गुड्डू गुड्डू चिल्लाता हुआ घूमता है, मगर उसे उसका भाई कहीं पे नहीं दिखाई देता है। तो इस बात को लेकर वो बड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो ट्रेन से उतर के वापसी की ट्रेन पकड़ता है और वापसी की ट्रेन से भी वो उसे स्टेशन का ना तो नाम मालूम होता है, ना गांव का नाम मालूम है, ना मोहल्ले का नाम मालूम है। उसे सिर्फ अपने भाई गुड्डू का नाम मालूम होता है, ना अपने माता पिता का नाम मालूम होता है। क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे जो अमूमन सिर्फ अपने भाई बहन का ही नाम पता होता है, माता पिता का नाम नहीं पता होता है। तो वापस ट्रेन से आता है और किसी स्टेशन पर उतर जाता है कि शायद ये हमारा स्टेशन हो। तो वहाँ पर भी उसे अपना स्टेशन नहीं दिखाई देता है, वैसी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती है कि मैं यहाँ से चढ़ा था या क्या था। फिर से वो ट्रेन में बैठता है और वापस फिर चल देता है किसी और तरफ, अपने स्टेशन की तलाश में, अपने गांव की तलाश में, अपने शहर की तलाश में। तो दोस्तों वो 2-3 दिन ऐसे ही घूमता है, उसे अपना स्टेशन नहीं दिखाई देता है और ना ही गुड्डू भाई दिखाई देता है।
इस दौरान उसे जब भूख लगती है तो यात्री उसे खाना दे देते हैं और पीने के लिए पानी दे देते हैं। तो इस तरीके से वो रोता बिलखता यूं ही रेलवे में धक्के खा रहा होता है, मगर उसे अपना शहर और गुड्डू भाई नज़र नहीं आते हैं। तो इसके बाद वो एक ट्रेन पकड़ता है, वो ऐसी ट्रेन जो सीधी कलकत्ता जाती थी, और उसमें ट्रेन में घुसते ही बैठकर वो उसे नींद आ जाती है, फिर से वो सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो कलकत्ता स्टेशन आ चुका होता है। उस समय कलकत्ता होता है जिसे आज हम कोलकाता बोलते हैं। तो कलकत्ता स्टेशन में उतरने के बाद, इतना बड़ा स्टेशन उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा होता है। प्लेटफॉर्म पे उतरता है, उसे भूख लगी होती है, तो कोई सज्जन उसे खाने के लिए बिस्किट और चाय दिलवा देता है। तो वो अपनी भूख शांत करके बाहर शहर से निकलता है, सोचता है कि मेरा गुड्डू भाई मुझे लेने ज़रूर आएगा, और शहर में यहाँ वहाँ गलियों पर, रोडों पर घूमने लगता है। तो वहीं पर उसे दो इंसान मिलते हैं। वो कहते हैं कि हम तुझे तेरे भाई गुड्डू से मिला देंगे, हमारे साथ आ जाओ। वो दोनों इंसान ले जाकर उसे पास ही के झोपड़े में बिठा देते हैं और बोलते हैं कि तेरा भाई गुड्डू यहीं पर तुम्हें लेने के लिए आएगा। अब उनमें से जो दोस्त होते हैं, उनमें से एक दोस्त बड़ा प्रवृत्ति उसकी गलत होती है और वो बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। तो बच्चा इस बात को समझ जाता है और वो वहीं से फटाफट निकलकर भागकर सीधा रोड पर आ जाता है। सुनसान रात में वो रोड पर घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है, मगर उसे ना कोई जानने वाला, रोता बिलखता अपने गुड्डू भाई की तलाश में, अपने शहर की तलाश में, अपने माता पिता की तलाश में घूमता रहता है। उसे कोई नहीं दिखाई देता। तब एक सज्जन पुरुष उसे मिलते हैं और वो सज्जन पुरुष उससे उसका नाम पूछते हैं। तो वो बताता है कि मेरा नाम सारू है और मैं ट्रेन से आया था और मुझे अपने गुड्डू भाई से मिलना है। तो वो सज्जन इंसान उसकी हालत को देखकर समझ जाता है कि ये घर से बिछुड़ चुका है, घर से गुम हो गया है, ना यहाँ उसका गुड्डू भाई उसे मिलेगा, ना उसका शहर मिलेगा, और अगर ये गलत संगत में पड़ गया तो ये इसकी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी। तो वो उस बच्चे को ले जाकर सीधा जुवेनाइल अनाथालय में भर्ती करवा देता है और बता देता है कि ये मुझे रोड पर मिलता है, तो और वहीं पर उसे भर्ती करा देता है। अब सारू जैसे ही अनाथालय के अंदर एंट्री करता है तो वहाँ देखता है कि किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, और वो बच्चे बड़े मतलब भीख मांगने वाले टाइप के सब बच्चे होते हैं, और वो उन्हें देखकर बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है। जबकि सारू शरीर से बहुत स्वस्थ और देखने में भी ठीक था। तो वहाँ पे पुलिस आती है और वो कहती है कि इन बच्चों में इसे रखना ठीक नहीं है, इसे आप एडॉप्शन सेंटर में डाल दें, जहाँ पर बच्चों को, अनाथ बच्चों को गोद लिया जाता है। शायद इस बच्चे का भला हो जाए, कोई अच्छा परिवार इसे अपने साथ ले जाए। तो वही जो मैनेजर होता है वो उसको एडॉप्शन सेंटर में भर्ती करा देता है, अनाथालय में भर्ती करा देता है। और अब सारू की ज़िंदगी का इंतज़ार शुरू हो जाता है कि उसे कोई परिवार वाला लेने आएगा और उसे अडॉप्ट करेगा, उसे अपने साथ ले जाएगा। मगर सारू को दोस्तों ये नहीं पता होता कि एडॉप्शन सेंटर क्या है, क्या कुछ है। उसे तो बस ये बता दिया जाता है कि अब तुम्हारे नया परिवार तुम्हें लेने के लिए आएगा और तुम्हें उसके साथ जाना होगा। तो वो रोता बिलखता अपने परिवार को याद करता वहाँ पर 3 महीने गुजार देता है। 3 महीने बाद दोस्तों उसकी किस्मत रंग लाती है। ऑस्ट्रेलिया से एक परिवार जो बच्चे की तलाश में, बच्चे को गोद लेने की तलाश में इंडिया आता है, और वो अनाथालय पहुंचता है, अडॉप्शन सेंटर में पहुंचता है। अडॉप्शन सेंटर में पहुंचने के बाद उसे लिस्ट दिखाई जाती है उस फैमिली को, उन अंग्रेज और जो उनकी वाइफ होती हैं उन्हें लिस्ट दिखाई जाती है कि हमारे पास ये बच्चे अवेलेबल हैं, और ये फ़ोटो भी दिखाई जाती है। तो वो सबसे पहले सारू को पसंद करते हैं और बोलते हैं कि हमें इस बच्चे को गोद लेना है, हमें इनसे मिलवाओ। तो मैनेजर जो होता है, मैनेजर सारू के पास पहुंच जाता है और बताता है कि बेटा तुम्हारा नया परिवार मिल गया है और अब तुम्हें इस परिवार के साथ जाना होगा। वो अपने साथ चॉकलेट, मिठाई, कुछ खिलौने लेकर आते हैं और सारू को दे देते हैं। सारू उन्हें देखकर खुश होता है, चॉकलेट खाता है, खिलौनों के साथ खेलता है। अब दोस्तों 3 महीने में भी उसे परिवार की जो यादें हैं थोड़ी थोड़ी धुंधली हो जाती हैं और वो उसी को अपना जीवन समझने लगता है। बच्चा है, उसे ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है, और उसे बताते हैं, जो उसे अडॉप्ट करते हैं वो बताते हैं कि तुम्हें हम प्लेन में ले जाएंगे, एरोप्लेन में, जो आपको ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसमें बिठाकर अपने घर ले जाएंगे। तो प्लेन के नाम से बच्चा और ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे वो सज्जन फैमिली जो ऑस्ट्रेलिया से आती है अपने साथ लेकर ऑस्ट्रेलिया निकल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद वहाँ उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, अच्छा खाने पीने को दिया जाता है, और उनका घर बहुत बड़ा होता है, खिलौनों से भरा होता है। तो सारू जो है वो अपने परिवार को, गुड्डू भाई को, जहन में यादें तो उसके बहुत होती हैं, मगर वो इतना सब कुछ देख के बच्चा होता है, वो बहल जाता है और वहीं पे रहने लगता है। वहीं
पढ़ाई शुरू कर देता है और उसका जीवन अच्छे से बीतने लगता है। उसके जो नए माँ बाप होते हैं वो बड़े सज्जन होते हैं। वो एक काम करते हैं कि जो सारू का कमरा होता है उसमें एक दीवार पर सामने इंडिया का मैप टांग देते हैं, इंडिया का मैप लगा देते हैं जिसमें इंडिया की पूरी डिटेल होती है। अब धीरे धीरे वक्त सारू का सही गुजरने लगा था। वो धीरे धीरे अपना 10th करता है, 12th करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और अपने पिता के बिजनेस में ही उनका साथ देने लगता है, हाथ बटाने लगता है। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद वो टेक्निकल कोर्स करता है कंप्यूटर से और अपने पिताजी का जो उसका काम होता है उसकी वेबसाइट का काम शुरू कर देता है और वो अपने पिता के बिजनेस को बुलंदियों पर ले जाता है और उसमें बड़ी प्रोग्रेस करवाता है। अब जैसे उसकी उम्र 25 वर्ष की होती है तो उसके जहन में कहीं ना कहीं एक दिन वो इंडिया का मैप देखकर उसे याद आता है कि मेरा एक परिवार था जो पीछे छूट गया था, क्यों ना उस परिवार को ढूंढा जाए, क्यों ना मैं अपने ओरिजिनल घर वालों को देखूं, उनसे मिलूं जाकर और उन्हें ढूंढ कर उनसे बातचीत करूं। तो वो गूगल मैप खोलता है एक दिन कंप्यूटर में और वो चेक करना शुरू करता है और याद करने की कोशिश करता है, रिकॉल करता है सब अपनी यादों को। तो उसे याद आता है कि जो हमारा घर था वहाँ एक रेलवे स्टेशन था और उसके नज़दीक एक पानी की बहुत बड़ी टंकी थी और उसके सामने ही एक छोटी सी पहाड़ी थी और पहाड़ी के नीचे एक तालाब बना था। पहाड़ी उसे इसलिए याद रहती है क्योंकि एक बार बारिश के दिनों में खेलते हुए गुड्डू और सारू दोनों खेल रहे होते हैं तो वो उस पहाड़ी से गिरता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है, माथे पर एक खरोंच का निशान आ जाता है। वो परमानेंट आज भी उसके माथे पर होता है। तो वो अपने जहन में ये सब यादें इकट्ठी करके एक तस्वीर बना लेता है कि क्या क्या मेरे रेलवे स्टेशन पे था, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें जो थी अवेलेबल थी। और उसे कुछ धुंधला धुंधला याद रहता है कि मेरा जो स्टेशन था उसका नाम बै से था, बै उसको याद होता है, बी से होता है, सॉरी बी से उसे याद रहता है। अब वो हिंदी तो भूल चुका होता है, टोटली इंग्लिश, और वो भी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोलता है। तो वो गूगल मैप का सहारा लेते लेते पहले कोलकाता पहुंचता है गूगल मैप से, क्योंकि उसके माता पिता बताते हैं कि हम आपको कोलकाता से लेकर आए थे। अब वो कोलकाता के नज़दीक जितने बी से स्टेशन होते हैं उन्हें सभी को देखना शुरू करता है। अब बी से वहाँ अलग अलग स्टेशन हैं जिसमें बदरपुर बॉर्डर भी आता है, जो दिल्ली वाला सर्च करने पर बी अलग अलग बहुत से बी से स्टेशन आते हैं, मगर वो खंडवा नहीं आता है उसकी नज़र में। खंडवा भी क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। खंडवा के नज़दीक ही बुरहानपुर एक जगह है, वहाँ का वो एक्चुअल में होता है। तो उसे बी से वो सारे स्टेशन देखता है मगर उसे अपना स्टेशन कहीं भी नज़र नहीं आता है। वो तलाश करता रहता है। फिर वो एक ट्रिक बनाता है कि मेरा चेहरा जैसा है, मतलब उसका जैसा चेहरा था, वो वैसे लोगों को की तलाश करता है कि ये ऐसे चेहरे के लोग किस रीजन के लोग हैं। जैसे साउथ के हैं, आप उन्हें देखते ही बता देंगे कि ये साउथ से हैं। जो पंजाब के लोग हैं उन्हें अभी आप देखकर बता देंगे कि ये पंजाब से हैं। तो वो अपने चेहरे मोहरे को मिलाने की कोशिश करता है कि मैं इंडिया के किस रीजन से हूँ। तो दोस्तों, उसे भी बिहार, मध्य प्रदेश, कोलकाता, यहीं के लोगों से अपनी सिमिलरिटी दिखाई देती है। अब बी नाम वाला उसे कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं दिखाई देता जो उसकी यादों से मैच करता हो। फिर वो इस काम को छोड़ देता है, बीच में ही छोड़ देता है और अपने माता पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया में फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाता है। मगर डेली उसे एक सोच, एक उसे सपना सोने नहीं देता है कि आखिर मेरे माता पिता कौन थे और मैं किस जगह रहता था और मेरा गाँव कहाँ था। और वो फिर से लगभग 2 महीने बाद यही चीज़ फिर से शुरू कर देता है। अब वो अपनी जो ढूंढ रहा होता है उसका पैटर्न चेंज करता है कि मुझे अब उन्हें कैसे ढूंढना है। अब वो याद करता है कि जब मैं दोपहर को ट्रेन में बैठा था और ट्रेन ने मुझे कोलकाता पहुंचाया था पूरी रात का सफ़र करके, इसमें लगभग 14 घंटे लगे थे। तो वो इंडिया की एक कम्युनिटी से संपर्क करता है फेसबुक के द्वारा और उनसे पूछता है कि इंडिया में 1987 में ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी होती थी। तो वो कम्युनिटी के जो दोस्त होते हैं इंडियन, वो बताते हैं कि उस समय लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा इंडिया में ट्रेन की स्पीड होती है। अब 80 किलोमीटर की कैलकुलेशन के हिसाब से वो आइडिया लगाता है कि मेरा घर लगभग कलकत्ता से 1200 से 1300 किलोमीटर दूर है। तो वो 1200 से 1300 किलोमीटर दूर के सभी स्टेशन सर्च करता है कि कौन से वो स्टेशन हैं और उसे एक दिन बुरहानपुर दिखाई देता है।
वो जब ट्रेन और स्टेशन को सर्च कर रहा होता है तो बुरहानपुर उसे दिखाई देता है, और बुरहानपुर में गूगल मैप के द्वारा वो पहुंचता है और देखता है कि वही स्टेशन और उसके नज़दीक एक पहाड़ी और नज़दीक एक पानी की टंकी और वो तालाब उसे दिखाई देता है। तो वो देखते ही पहली झलक में उसे लगता है कि यही शायद मेरा घर है, यही मेरा स्टेशन है। तो फिर से वो कम्युनिटी में पोस्ट डालता है कि मुझे प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मुझे वहाँ के स्टेशन की फ़ोटोज़ और उस पहाड़ी की फ़ोटोज़ और उस तालाब की फ़ोटोज़ मुझे अवेलेबल कराओ। तो कम्युनिटी के लोग जो इंडियन होते हैं वो फिर बुरहानपुर के उनके कुछ दोस्त होते हैं, उनसे संपर्क करते हैं और वो फिर उन्हें बोलते हैं कि आप फ़ोटोज़ का अरेंज करें और हमें दिखाएं, हमें उन फ़ोटोज़ की ज़रूरत है और किसी और को भी ऑस्ट्रेलिया में जो बैठा है उसे भी इन फ़ोटोज़ की बहुत ज़रूरत है। तो उनके दोस्त जो हैं उन फ़ोटोज़ को अरेंज कर देते हैं और मेल से उसे सेंड कर देते हैं। तो एक सारू की ऑस्ट्रेलिया में महिला दोस्त होती है, उसकी एक फ्रेंड होती है, वो ये सारा काम उसी के घर पर करता है, अपने घर पर उस काम को नहीं करता है। वो शायद डर जाता है कि मेरे माता पिता को अगर इस बात का पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे। वो इस डर की वजह से अपने घर पर इसको सर्च को कभी नहीं करता है, अपनी दोस्त के घर पर ही जाकर करता है। और उसकी जो दोस्त थी उसके घर वाईफाई था और उसका कनेक्शन भी बड़ा स्पीड से चलता था, इसीलिए वो उसी को प्रेफर करता है ताकि मैं जल्दी से अपनी जो सर्च है मैं वो करूं और करके 1-1.5 घंटे में मैं फटाफट वापस अपने घर चला जाऊं। तो फ़ोटोज़ मिलने के बाद वो एक बार फिर से अपनी यादों को रिकॉल करता है। देखने के बाद उसे ये चीज़ का बिल्कुल डेफिनेट हो जाता है कि यही मेरा वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मैं पैसे के लिए आया करता था अपने गुड्डू भाई के साथ। तो एक दिन वो अपने ऑस्ट्रेलिया वाले माता पिता को बताता है कि मेरा इंडिया घूमने का बहुत दिल कर रहा है और मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे परमिशन दें। और वीज़ा वगैरह, फ़ोटोज़ और पासपोर्ट वगैरह सब रेडी करवा देते हैं उसके घर वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, और वो इंडिया में पहुँच जाता है। दोस्तों, इंडिया में आने के बाद वो दिल्ली में लैंड करता है और लैंड करने के बाद सीधा वो पहुँच जाता है बुरहानपुर की बस पकड़कर बुरहानपुर स्टेशन पर वो पहुँच जाता है। ये साल 2012 होता है जब वो बुरहानपुर में पहुंचता है। 1987 में गायब होता है और 2012 में फिर से अपने शहर में लौट कर आ जाता है। मगर अब दिक्कत एक होती है कि उसे हिंदी आती नहीं है। अब स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो वहाँ कुछ लोकल लोगों से बात करता है कि मुझे गैरी टेलर में जाना है। उसे गणेश तलाई का नाम याद नहीं रहता और वो रिकॉल जब करता है, वो धुंधली यादों से याद करने की कोशिश करता है तो उसे गैरी टेलर कुछ ऐसा नाम याद आता है। तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसी तो कोई जगह है नहीं। तो फिर वो धीरे धीरे याद करता हुआ गलियों को आगे बढ़ता है। तो उसे वहाँ पर एक सज्जन मिलते हैं, एक उन्हीं के हम उम्र, उन्हीं के दोस्त मिलते हैं। वो उनसे डिस्कशन करता है तो वो बताते हैं कि गणेश तलाई एक जगह है और वहाँ पर गरीबों के झोपड़े होते थे, खपरेल वाले घर होते थे, आज से लगभग 20-25 साल पहले। वही एक ऐसी जगह है। तो उसे याद आ जाता है कि हाँ, गणेश तलाई ही वो जगह है। अब वो साथी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और साथी किसी वजह से बोलता है कि मुझे तो कहीं जाना है, आप चले जाएं, आप अपना खुद से देखें, मुझे जाना है। वो उसे छोड़कर वहाँ पर गणेश तलाई में चला जाता है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता अपने घर के पास जाकर रुक जाता है, घर के गेट पर जाकर रुक जाता है। वो घर जो पहले खुशियों से चहचहाता था, अब वहाँ पर सन्नाटा पसरा होता है, वो खंडर बन चुका होता है। वो उस घर की तरफ निरंतर देखे जा रहा होता है और वो बहुत ही भावुक हो जाता है। उसी के सामने वाले घर से एक महिला एक बच्चे को गोद में लिए हुए उसे देखती है कि ये अंग्रेज जैसा दिखने वाला लड़का आखिर यहाँ इतनी देर से क्या कर रहा है। तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो हिंदी में बोलती है लेडीज़, और वो उसे इंग्लिश आती है, वो हिंदी जानता ही नहीं है। काफ़ी देर इशारों में बात करने के बाद वो महिला समझ जाती है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे हम एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे। तो उसी मोहल्ले में एक महिला टीचर होती है इंग्लिश की, वो भागकर उसको बुला कर लाती है और बोलती है कि आप मैडम इनसे बात कीजिए, ये कौन है और पता नहीं क्या संदिग्ध हैं, यहाँ काफ़ी देर से खड़े हैं। तो महिला जब उससे बात करती है इंग्लिश में तो वो सब बात अपनी समझाता है कि मेरा नाम सारू है और मैं आज से लगभग 25 साल पहले गुम हो गया था और आज मैं दोबारा लौट कर आया हूँ। तो उस महिला को भी यकीन नहीं होता, उस इंग्लिश टीचर को भी, कितनी बढ़िया इंग्लिश बोलने वाला, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलने वाला आखिर 25 साल बाद लौट कर आया है। तो वो भी शादी होकर उस जगह पर आती है वो महिला, तो वो नहीं जानती है किसी को भी। तो वो नज़दीक के एक
उसी के उम्र के लड़के को बुला कर लाती है और उसे बताती है कि आप इनसे बात करें, ये अपना नाम सारू बता रहे हैं। अब सारू नाम सुनते ही वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारू तो आज से 25 साल पहले घर से गायब हुआ था। तब सारू बताता है कि हाँ, मैं वही सारू हूँ, वही तुम्हारा सारू हूँ दोस्त, मेरा घर यहीं पर हुआ करता था, अब ना जाने कहाँ मेरे घर वाले चले गए हैं। तो वो बताते हैं कि यहाँ से लगभग 20 घर छोड़कर आगे उन्होंने अपना नया मकान बना लिया है और वो सभी हंसी खुशी से वहीं पर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। तो वो 20 घर आगे पहुंचता है जहां पर उसका नया घर होता है और देखता है तो घर में 3 महिलाएं आंगन में बच्चों के साथ काम कर रही होती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं आंगन में। अब वो लेडी टीचर, उसका बचपन का एक जानने वाला दोस्त और वो सारू, वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। और वो लेडी टीचर पूछती है कि आप इनमें से पहचानते हो कौन है? वो बोला, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। पहली महिला को बोलता है नहीं जानता हूँ, दूसरी को भी नहीं जानता हूँ, तीसरी को देखते ही वो भागकर उसे लिपट जाता है और कहता है ये मेरी माँ है। और उसकी माँ भी पहचान जाती है, क्योंकि जो खेलते वक्त उसके निशान कट लगा था उस पहाड़ी से गिरकर, वो उस निशान को देख लेती है और आँखों से, एक माँ से भला कैसे चीज़ें छुपी रह सकती हैं। उसकी माँ उससे लिपट जाती है और वो खूब रोते हैं और बातचीत करते हैं। अब बातचीत में भी वो उसे कुछ समझा नहीं पाता है, मगर भावनाएं, दिल की भावनाएं एक दूसरे से बात करती हैं। अब वहीं पर वो अपनी माँ, बहन और उसके बच्चों से मिलता है और वो बड़ा देखकर उन्हें खुश होता है। उन सभी को देखने के बाद, मगर उन सभी को देखने के बाद उसकी आंखें गुड्डू को तलाशती हैं। गुड्डू उसे कहीं नहीं दिखाई देता है। उसका बड़ा भाई, जिसे वो अपना आइडल मानता था और जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे कहीं पर दिखाई नहीं देता। तब वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मेरे गुड्डू भाई कहाँ गए? मेरे गुड्डू भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उसकी माँ रोते हुए उसे, सारू को बताती है कि जब तुम घर से गायब हो गए थे, गुम हो गए थे, उसी महीने गुड्डू की लाश भी हमें रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई मिली थी। वो भी शायद किसी ट्रेन की चपेट में आ गया था। उसकी माँ बिलखते हुए बताती है कि उस महीने में मैंने अपने 2 बच्चों को खोया था और सिर्फ कल्लू और तुम्हारी बहन, ये दोनों ही मेरे पास बचे थे। तो वो बहुत बातें करते हैं आपस में। वो ट्रांसलेटर, इंग्लिश की टीचर जो होती है, वो सब उन्हें समझाती है और उनकी बात, गुड्डू की माँ की बात सारू को समझाती है और सारू की बात गुड्डू की माँ को समझाती है वो। तो इस तरीके से एक खुशहाल परिवार की में उनके 25 साल पुराने खोए हुए बेटे की फिर से वापसी होती है। अब सारू वहीं से मेल करता है अपने पिताजी को और फ़ोन पर बात भी करता है कि मैंने आपसे एक बात छुपाई कि मैं इंडिया में आ गया हूँ अपने पुराने परिवार के पास, मगर मेरे असली माँ बाप आप ही हैं और मैं आपके पास कुछ समय बाद लौट कर आ जाऊँगा, मगर अभी कुछ दिन मैं अपने पुराने परिवार के साथ गुजारना चाहता हूँ। तो उधर से उसके फादर भी बोलते हैं कि अगर ऐसा ही था तो आप मुझे फ़ोन करते और इस मिलन की घड़ी में अगर हम भी होते तो कितना अच्छा होता। खैर चलो, अगर आप तुम गए हो तो वहाँ जब तक आपका दिल करे वहाँ रहना और फिर वापस लौट आना। तो होता भी वैसा ही है। वहाँ 1 महीना बिताने के बाद सारू अपनी माता को कहता है कि आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो, वहीं पर हम लोग रहेंगे। तो उसकी माँ मना कर देती है कि मैं जहाज़ में नहीं जाऊँगी और ना मैं परदेश में अपने परिवार को यहाँ बेटा छोड़कर जाऊँगी। तुम आ गए हो, मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम अपने जीवन में बहुत खुश रहो और ऐसे ही तुम वहाँ पर रहो, अपना जीवन बिताओ। यहाँ पर हम लोग बहुत खुश हैं, मगर मुझसे मिलने आते जाते रहना। और होता भी वैसा ही है। सारू फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया वापस लौट आता है और हर महीने अपनी माता के लिए 20,000 रुपये वहाँ से भेजता है और उन पैसों से उसकी माता की भी बहुत मदद होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्यारी स्टोरी। कैसे एक लड़का बिछड़ गया 5 वर्ष की उम्र में और फिर 30 वर्ष की उम्र में गूगल अर्थ की मदद से कैसे वो अपने पुराने खोए परिवार से मिलता है और वापस से उनसे मिलकर बहुत आनंदित होता है, बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और दोस्तों, जो नए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिल से धन्यवाद।